हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अब्दाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद डॉक्टर अब्दाल। सो आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रल डोमेन। सो इंटीग्रल डोमेन से पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो मैंने रिंग पे बनाई थी कि रिंग क्या होता है। रिंग थ्योरी मैंने इंट्रोड्यूस करी थी। सो अगर आप इंटीग्रल डोमेन को अच्छे से समझना चाहते हो तो पहले आपको रिंग समझना पड़ेगा कि रिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हमने पढ़े थे। सो रिंग में जो है ग्रुप भी इंक्लूडेड था और ग्रुप की भी वीडियो मैंने बना रखी है। तो हम अब इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन देख लेते हैं कि वो क्या होती है। थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देते हैं इंटीग्रल डोमेन को, तो आपको फिर एग्जाम्पल के थ्रू भी इसको समझाने की कोशिश करूंगा मैं। सबसे पहले आपके पास एक रिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए, मींस आर प्लस डॉट। तो इसके बाद दो बाइनरी ऑपरेशन होंगे। तो मोस्टली हम क्या करते हैं, हम प्लस और मल्टीप्लिकेशन लेके चलते हैं क्योंकि इससे लोग ज़्यादा फैमिलियर होते हैं, तो इसको ईजिली समझ जाते हैं कि हाँ इस तरह से ऑपरेशन होल्ड कर रहे हैं। क्योंकि हम इंटीजर्स, रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई करना ये ऑलरेडी करते आ रहे हैं बचपन से, तो इसलिए इसको ज़्यादा, इन दो नोटेशन को समझना ज़्यादा आसान होता है। ये बाइनरी ऑपरेशन है और ये इसके अलावा कुछ भी हो सकते हैं। सबसे पहले आपके पास एक तो रिंग बनना चाहिए। तो रिंग के लिए क्या कंडीशन थी कि रिंग के लिए आपके पास आर अंडर एडिशन जो है वो एक अबिलियन ग्रुप बनना चाहिए। ठीक है, मैं मतलब रिंग से ही पूरा बता रहा हूँ कि रिंग क्या होता है। उसके बाद सेकंड, आर अंडर मल्टीप्लिकेशन मतलब सेकंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में वो सेमी ग्रुप बनना चाहिए। देन थर्ड, उसमें डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब इसमें भी दो तरह की डिस्ट्रीब्यूटिविटी होती थी। लेफ्ट हैंड डिस्ट्रीब्यूटिविटी मतलब लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिविटी जिसमें ए डॉट बी प्लस सी मतलब डॉट मतलब सेकंड बाइनरी ऑपरेशन फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। या फिर आपके पास राइट हैंड साइड से डिस्ट्रीब्यूटिविटी होती है, मतलब आपका सेकंड बाइनरी ऑपरेशन फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो ये हो गया बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए एंड दिस होल्ड फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ तक हमारे ये जब तीन चीज़ें होल्ड कर जाती थी तो इसको बोलते थे हम रिंग, कि हमारे पास जो आर प्लस डॉट है वो रिंग है। अब इंटीग्रल डोमेन तक जाने के लिए आपको कम्यूटेटिव रिंग होनी चाहिए। तो फोर्थ प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिविटी। अब कम्यूटेटिविटी में आप लोग ये सोचते होंगे फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में तो वो अबिलियन ग्रुप बन रहा है, तो फिर हमें कम्यूटेटिविटी की रिक्वायरमेंट कहाँ है, क्योंकि हमारे पास दो बाइनरी ऑपरेशन, तो सेकंड के रिस्पेक्ट में भी कम्यूटेटिव होना चाहिए। इसका मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होना चाहिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू द रिंग आर। ठीक है, कम्यूटेटिविटी आ गई। उसके बाद था यूनिटी। तो यूनिटी का मतलब है जो आपके पास अंडर सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन जो आइडेंटिटी होती है। सो आइडेंटिटी एग्जिस्ट अंडर द सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो इसके रेस्पेक्ट में वो हमेशा आइडेंटिटी उसके पास होनी चाहिए, रिंग के पास, जो आपके पास रिंग स्ट्रक्चर है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अब हमारे पास कम्यूटेटिव हो गया, रिंग रिंग हो गया, कम्यूटेटिव हो गया, यूनिटी भी हो गई। अब उसके बाद नेक्स्ट लिखा है विदाउट जीरो डिवाइजर। सो जीरो डिवाइजर क्या होते हैं ये भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया, तो उस वीडियो को ज़रूर देखना, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इंटीग्रल डोमेन क्या है। उसमें मतलब सारी वही पुरानी डेफिनेशन यूज़ हो रही हैं, उन सबको मिला के एक नई डेफिनेशन बना दी गई है इंटीग्रल डोमेन की। इसका मतलब है R has no जीरो डिवाइजर। जीरो डिवाइजर में थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ कि जीरो डिवाइजर क्या होता था। हमेशा वो सेकंड बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में होता था कि ए कोई नॉन जीरो एलिमेंट है और बी कोई नॉन जीरो एलिमेंट है, तो उनका प्रोडक्ट जो है वो जीरो हो रहा है, तो देन ए एंड बी बोथ आर जीरो डिवाइजर। अब इसमें ना नॉन जीरो की भी डेफिनेशन लोग गलत समझ लेते हैं कि नॉन जीरो को वो जो नेचुरल नंबर मतलब नेचुरली जो जीरो आपका होता है, रियल नंबर जीरो, उसको समझ लेते हैं जीरो। नॉन जीरो का मतलब होता है जो फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन की रिस्पेक्ट में, ठीक है, फर्स्ट बाइनरी के रिस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसको छोड़कर, उस एक्सेप्ट द आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर द फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन, उसके अलावा जितने भी एलिमेंट होंगे उनको बोलते हैं नॉन जीरो एलिमेंट इन अ रिंग। ठीक है, तो मतलब कि वो फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी नहीं हो सकता है। फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन की रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एक्सेप्ट लिख लो यहाँ पे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, एक्सेप्ट दिस एलिमेंट, है ना, एक्सेप्ट दिस एलिमेंट, वो होता है नॉन जीरो एलिमेंट। तो अगर उन दोनों का प्रोडक्ट मतलब सेकंड बाइनरी ऑपरेशन उन दोनों के बीच में अप्लाई करो और वो जीरो आ जाए, अब ये जीरो क्या है, ये है आपका फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी है। ठीक है, मतलब अगर आपका फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन स्टार है
तो उसके रेस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसी को बोलते हैं ज़ीरो एलिमेंट। तो यहाँ पे अगर ये दोनों का प्रोडक्ट या सेकंड बाइनरी ऑपरेशन की रेस्पेक्ट में वो जीरो आ रहा है तो उनको ए और बी को जीरो डिवाइजर बोलते हैं। तो ये हो गई आपकी इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन। सो क्योंकि मैं ऑलरेडी रिंग बता चुका, कम्यूटेटिव रिंग बता चुका, यूनिटी ये सब बता चुका, जीरो डिवाइजर ये सब बता चुका, तो मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ सारी। अदरवाइज अगर आपको आता है तो आप एक एक प्रॉपर्टीज़ को लिखो। यहाँ पे 5 प्रॉपर्टीज़ बनती हैं, यहाँ पे 2 बनती हैं, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिविटी में भी 2 बन गई, फिर कम्यूटेटिविटी, आइडेंटिटी और फिर जीरो डिवाइजर। ये सारी चीज़ें मिलकर बनेगा आपका इंटीग्रल डोमेन। सो इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे ईजिएस्ट जो आपके पास एग्जाम्पल रहता है वो रहता है इंटीजर्स का। वो एक इंटीग्रल डोमेन बनता है जिससे आप बहुत फैमिलियर हो। इंटीजर्स को आप प्लस माइनस डॉट मल्टीप्लाई सब करते हो। तो यहाँ पे ये एक रिंग तो बनता है, ये हमें पता है कि z अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एक रिंग होता है, ठीक है। ये हमने पिछली वीडियो में देख लिया था कि कैसे रिंग बनता है, सारे ऑपरेशन, मतलब हमने डिस्ट्रीब्यूटिविटी तक लगा के देख लिया था, ठीक है। उसके बाद ये कम्यूटेटिव भी होता है, मतलब a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू z। तो यहाँ पे देखो मैंने सेकंड बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में कम्यूटेटिविटी की बात करी, ना कि फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट के रेस्पेक्ट में वो अबिलियन ग्रुप ऑलरेडी बन रहा है तो उसमें नहीं चेक करना है हमें दोनों में चाहिए कम्यूटेटिविटी, दोनों बाइनरी ऑपरेशन। तो जब फर्स्ट में हो चुकी तो हम सेकंड में ही चेक करते हैं हमेशा। उसके बाद यूनिटी, तो इसमें z में यूनिटी क्या होती है, वो 1 ही होता है, क्योंकि 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो तो वो सेम इंटीजर देगा आपको। अब जीरो डिवाइजर, तो इसके पास कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं होता है, क्योंकि आप इसको, ये यूजुअल एडिशन मल्टीप्लिकेशन, अगर मैं 2 नॉन जीरो इंटीजर्स लूँ, ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज a डॉट b इज ऑल्सो नॉन जीरो, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। सो दिस इम्प्लाइज z अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन हैज़ नो जीरो डिवाइजर। सो ये सारी चीज़ें मिलके, रिंग, कम्यूटेटिविटी, यूनिटी, जीरो डिवाइजर नहीं होता उसके पास, तो यहाँ पे लिख लेना नो जीरो डिवाइजर, ठीक है ना। तो ये बन गया आपका z अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज एन इंटीग्रल डोमेन। सो इसको और शॉर्ट में आईडी भी लिखते हैं इंटीग्रल डोमेन को, ठीक है। तो ये आपका बहुत बेसिक सा एग्जांपल है z अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन का। इसके अलावा भी आप जो है, मैंने पिछले भी आपको उसमें बताए थे, जो आपके रिंग बनते हैं वो होते सेट ऑफ रियल नंबर्स, उसको ऐसे लिखा जाता है सेट ऑफ रियल नंबर्स अंडर प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन, ये भी एक इंटीग्रल डोमेन बनता है, ठीक है। एंड सेट ऑफ रैशनल नंबर्स अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये भी एक इंटीग्रल डोमेन बनता है, ठीक है। तो ये रिंग, मतलब ये रिंग है, कम्यूटेटिविटी भी है इसमें और यूनिटी भी है, 1 है, यूनिटी को 1, यूनिटी मतलब 1 बनती है इसमें, और डिस्ट्रीब्यूटिविटी सब है इसमें, और जीरो डिवाइजर नहीं होता इसके पास। तो ये सारे आपके इंटीग्रल डोमेन के एग्जांपल हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द रिंग ZP इज एन इंटीग्रल डोमेन वेयर P इज प्राइम। मतलब हम सारे P के लिए ZP जो है ना एक इंटीग्रल डोमेन बनता है। ये एक रिजल्ट भी होता है, मतलब Z2, Z3, Z5 और सारे वो प्राइम लेते चले जाओ, Z7, 11 एंड सो ऑन, ये सारे आपके क्या बनते हैं, इंटीग्रल डोमेन बनते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको बिल्कुल सारे P के लिए नहीं बता रहा, एक कोई सा हम उठा लेते हैं, हम Z5 उठा लेते हैं। तो Z5 अंडर एडिशन मॉडुलो 5 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5, ऑब्वियसली यही तो होती है ना, ZP, ZN, Z जो आपने पढ़ के आया मॉडुलो में चलता है, उसमें ऑपरेशंस आपके, इज एन इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करा था, वैसे तो मैंने रिंग में, ग्रुप में, सारी चीज़ों में आपको बता चुका हूँ कि कैसे बनता है आपका ग्रुप, कैसे बनता है, रिंग कैसे बनता है, फिर भी हम एक एक चीज़ देख लेते हैं। चलो फिर से, Z5 अंडर एडिशन मॉडुलो 5, सो रिंग बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले इज एन अबिलियन ग्रुप। सो अबिलियन ग्रुप के लिए हमें 5 प्रॉपर्टीज चाहिए होती हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है क्लोजर। सो क्लोजर विद एडिशन मॉडुलो 5 देख रहे हैं हम, तो उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ना सिंपल एक कैलिस टेबल बना लेते हैं। तो इसमें कितने एलिमेंट होते हैं Z5 में, हमें पता है Z5 में जो एलिमेंट होते हैं वो 0, 1, 2, 3, 4 तक ही होते हैं बस, ठीक है। तो इसमें आप क्या लगा रहे हो, एडिशन, और रिमाइंडर फाइंड करोगे। तो आप सबसे पहले ऐड करना स्टार्ट करो, तो इस फर्स्ट को 0 को ऐड करो तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, फिर 1, 2, 3, 4, अब जैसे ही 5 आएगा तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 5 को जब 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर 0 आता है। तो आप ये वाले की बात करो जो आप बचपन में ये करते थे डिवाइड, तो आपका इसमें
एक बार गया ये तो रिमाइंडर 0 आ गया। अब 2 ऐड करो, इधर 2 ऐड करेंगे तो क्या क्या बनेगा, 2 3 4 5 आते ही 0 एंड 6 आते ही 1। ठीक है ना, 6 को 5 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर 1, फिर 3 4 5 नहीं आएगा तो रिमाइंडर आएगा तो 0। ठीक है, देन 3 + 3 6 तो 1 2, फिर 4 से स्टार्ट करते हैं, 4 0 1 2 3। तो ये आपकी टेबल बन गई अंडर एडिशन मॉडुलो 5। तो इसमें ये सारे एलिमेंट आप देखो जो ऑपरेशन लगाने के बाद, मतलब ए स्टार ए एडिशन मॉडुलो 5b, ये कहाँ जा रहे हैं, हमेशा ये Z5 में ही जा रहा है। सो क्लोजर प्रॉपर्टीज में होल्ड कर गई। सेकेंड एसोसिएटिविटी। सो एसोसिएटिविटी इनहेरिटेड होती है, उसको हम मोस्टली ऐसे लिख देते हैं कि दिस इज इनहेरिटेड फ्रॉम Z अंडर एडिशन। ठीक है ना, मतलब 2-3 एलिमेंट को ग्रुपिंग चेंज कर करके आप ऐड कर रहे हो। और इसमें आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी इसमें 0 होता है। और इनवर्स मतलब एडिटिव अंडर एडिशन मॉडुलो 5 इनवर्स क्या होता है, तो अगर ए कोई एलिमेंट है, फॉर ईच ए बिलोंग टू Z5 देयर एग्जिस्ट 5 माइनस ए बिलोंग टू Z5 सच दैट ए प्लस देन 5 माइनस ए, या फिर 5 माइनस ए एडिशन मॉडुलो 5a विल भी क्या होगा, 0। ठीक है ना, तो इनवर्स क्या है, 5 माइनस ए। फॉर एग्जाम्पल ए को मैंने अगर 3 ले लिया तो उसका इनवर्स क्या बनेगा, 5 माइनस ए। तो 5 माइनस ए मतलब 5 माइनस 3 मतलब 2। तो 3 में 2 ऐड करें तो उसका इनवर्स आपका 2 आ गया। और इसमें नेक्स्ट कम्यूटेटिविटी, तो ए अंडर एडिशन मॉडुलो 5 कर लो या फिर बी अंडर एडिशन मॉडुलो 5 कर लो, वो हमेशा सेम आएगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू Z5। क्योंकि आप ऊपर देखो ना, ऊपर अगर आप इस टेबल में इसको इससे ऐड कर लो या फिर इसको इधर इससे ऐड कर लो तो ये कम्यूटेटिविटी तो होल्ड करेगी ना। 2 + 3 कर लो या 3 + 2 कर लो, रिजल्ट क्या आना है, रिजल्ट यहाँ 0 ही आना है। तो ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि ये कम्यूटेटिव है। तो आपका ये फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में अबिलियन ग्रुप बन गया। अब जो सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन होता है तो Z5 अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5। ठीक है, ये सेकेंड स्टेप है आपका, इज अ सेमी ग्रुप। ठीक है ना, सेमी ग्रुप बनने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है, तो क्लोजर और एसोसिएटिविटी। तो उसके लिए भी मैं हमेशा एडवाइस देता हूँ कि जब भी आपके पास फाइनाइट ग्रुप या रिंग हो तो उसमें आप कैलिस टेबल बना लो तो इजीली आपको दिखेगा। और यहाँ से ना आप जीरो डिवाइजर और इन्वर्स और यूनिट्स ये सब भी निकाल सकते हो। तो इसलिए ये बहुत ईजी रहता है आपको इन्वर्स, यूनिट्स, जीरो डिवाइजर ये सब देखने के लिए, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी देखने के लिए ये सब यहीं से दिख जाता है। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिविटी भी बहुत सारी चीज़ें यहीं से हो जाती हैं। तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 को मल्टीप्लाई करा तो 0 0 आएगा, 1 से करा तो सेम, 2 से करेंगे 8 आया तो 3, फिर 3 से मल्टीप्लाई करा 3 आया, 6 को 1, 9 को 4, 12 को 2 एंड लास्ट है आपका वह 4 को मल्टीप्लाई करो तो 4 0 1 4 आया, 8 3 हो गया, 12 2 हो गया और 16 1 हो गया। अब आप यहाँ पे सारे एलिमेंट को देखो, ये सारे एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं, ये सारे एलिमेंट Z5 से आ रहे हैं। मतलब A मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5b ये कहाँ बिलोंग कर रहा है, Z5 में। सो क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ होल्ड कर गई है। मीन्स इसको ऐसे भी लिखते हैं, Z5 इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5। ठीक है, उसके बाद एसोसिएटिविटी, अगेन एसोसिएटिविटी इज इनहेरिटेड, फ्रॉम Z अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि ये सारे जो एलिमेंट है ये इंटीजर्स ही तो हैं, तो इंटीजर्स में एसोसिएटिविटी होल्ड करती है। और फिर उस पर जब आप मॉडुलो 5 लगाओगे, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5, तो वहीं से होल्ड कर जाएगी एसोसिएटिविटी। तो ये हो गया आपका सेमी ग्रुप। उसके बाद आपके पास रिंग बनाने के लिए थर्ड होता है डिस्ट्रीब्यूटिविटी। तो ये भी होल्ड करती है, मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ बार बार ताकि आपको लिखना आ जाए कि आप एग्जाम में कैसे लिखोगे। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी का मतलब है अब आपके पास दो बाइनरी ऑपरेशन है, ये फर्स्ट है और ये वाला आपके पास मल्टीप्लिकेशन वाला सेकंड है। तो इसमें आप कैसे लगाओगे, A फिर मल्टीप्लिकेशन, B फिर एडिशन।
सी। तो ये किसके इक्वल आएगा, ए बी प्लस फिर ए सी, ए इंटू सी। फिर नेक्स्ट हमारे पास है बी प्लस सी मल्टीप्लीकेशन मॉडलो 5a। तो ये क्या बनेगा, बी मल्टीप्लीकेशन मॉडलो 5a, फिर प्लस आएगा मतलब एडिशन मॉडलो 5 आएगा, और फिर बी मल्टीप्लीकेशन मॉडलो a। तो ये दोनों हमेशा लेफ्ट एंड राइट इक्वल आएंगे यहाँ पे। मतलब आप पहले को ये सॉल्व करोगे, ये सॉल्व करोगे, तो ये भी एक्चुअल में इनहेरिटेड ही रहेगा z अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन में, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिविटी होल्ड करती है। तो यहाँ तक ये तीनों पार्ट हो गए। और ए बी सी कहाँ से आ रहे हैं आपके पास, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू Z5। ठीक है, सो यहाँ तक हो गया। दिस इम्प्लाइज Z5 अंडर एडिशन मॉडलो 5 एंड मल्टीप्लीकेशन मॉडलो 5 इज अ रिंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट कम्यूटेटिविटी। सो अब इसमें क्या करना है ना, अब इसको यहाँ से लिख सकते हो फ्रॉम द कैलिस टेबल। ये वाली कैलिस टेबल, इसका नाम दे देते हैं, इसको दे देते हैं स्टार। ठीक है, फ्रॉम द कैलिस टेबल दिस होल्ड, मतलब कम्यूटेटिविटी होल्ड करती है, क्योंकि हमें दिख रहा है किन्हीं को दो भी इंटीजर्स को आप कैसे भी यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 3 कर लो या 3 इंटू 2 कर लो, 3 इंटू 4 कर लो या 4 इंटू 3, तो रिजल्ट आपका यही आएगा जो मैट्रिक्स है इनसाइड वाली मैट्रिक्स। तो इसलिए कम्यूटेटिविटी भी इसमें होल्ड करेगी। फिर उसके बाद आपकी फिफ्थ आ गई यूनिटी, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन तक जाने के लिए कम्यूटेटिविटी यूनिटी सब चाहिए। तो यूनिटी जो होगी Z5 में वो होगी 1, और 1 Z5 का ही एलिमेंट है, तो ये भी हो गया यूनिटी। उसके बाद आता है आपके पास जीरो डिवाइजर। जो जीरो डिवाइजर क्या होता है, जहाँ पे दो नॉन जीरो को मल्टीप्लाई करके जीरो आए। तो देखो अगर मैं इस टेबल को आपको दिखाऊं, नॉन जीरो एलिमेंट कौन से हैं, ये चारों नॉन जीरो एलिमेंट हैं और ये चारों नॉन जीरो। तो इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास टेबल कौन सी आ रही है, ये वाली आ रही है। क्या इसमें आपको कहीं भी जीरो दिखाई दे रहा है? तो यहाँ से ये पता लग रहा है जब भी मैं नॉन जीरो को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दो को, तो हमारे पास नॉन जीरो ही आ रही है मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट। तो इसका मतलब इसके पास कोई जीरो डिवाइजर नहीं है। सो अगेन इसलिए कैलिस टेबल का ये फ़ायदा होता है। सो आप ये लिख सकते हो 6 में जो जीरो डिवाइजर वाला आपका केस है, फ्रॉम कैलिस टेबल इट इज क्लियरली सीन। तो आप अगर इतना लैंग्वेज में भी लिख दोगे ना तो इनफ है। इट इज क्लियरली सीन दैट Z5 हैज नो जीरो डिवाइजर। ठीक है, सो यहाँ तक आपके सारी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई है इंटीग्रल डोमेन की। हैंस फ्रॉम 1 to 6, जो मतलब यहाँ पे मैंने सारे पॉइंट प्रूव करे हैं, 6 पॉइंट्स हो गए टोटल। Z प्लस अंडर एडिशन मॉडलो 5 एंड मल्टीप्लीकेशन मॉडलो 5 इज एन इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, इस तरह से आप एग्जाम में कर सकते हो। अगर Z5 के अलावा Z7 आए, Z3 आए या फिर Z11 आ जाए, तो सबके लिए आप इस तरह से प्रूव कर सकते हो कि ये इंटीग्रल डोमेन बनेगा। तो सबसे पहली चीज़ आपने ना ग्रुप अपना अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेना है। ग्रुप थ्योरी स्ट्रॉन्ग हो गई ना तो आपकी सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, क्योंकि आपने वहाँ एक बाइनरी ऑपरेशन को अच्छे से सीखा हुआ है। तो बाइनरी ऑपरेशन जब आपने सीखा तो 2 बाइनरी ऑपरेशन पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, 3 पे भी कर सकते हो। तो इस तरह से सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट R इज इक्वल टू 0 2 4 6 8 इज इंटीग्रल डोमेन अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन मॉडलो 10। तो हमारे पास R अब एडिशन मॉडलो 10 है और मल्टीप्लीकेशन मॉडलो 10 है। ठीक है, तो इसमें आपको वही सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, एक एक स्टेप करके दिखाना पड़ेगा कि इसमें एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करो, R अंडर एडिशन मॉडलो 10 इज एन अबेलियन ग्रुप। और ये इस तरह का आपने अभी तक कोई सेट पढ़ा भी नहीं है जिसमें ये भी एक स्पेशल टाइप का है, तो इसलिए मैं आपको करके बता रहा हूँ। आपने ZN पढ़ा है अभी तक, ZN अंडर एडिशन या मल्टीप्लीकेशन, आपने ये नहीं पढ़ा होगा 2 4 6 8 कहाँ से आ गए। और इस पर भी मॉडलो 10 लग रहा है। इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, इसके अंदर एलिमेंट्स टोटल 5 हैं। ठीक है, तो मॉडलो 5 नहीं लगा रहे हैं, मॉडलो 10 लगा रहे हैं। तो क्या दूसरा कोई ऑपरेशन लगाने से कुछ स्पेशल टाइप के सेट पे कुछ चीज़ें बन सकती हैं, जैसे कि हम अबेलियन ग्रुप प्रूफ करने जा रहे हैं। तो इसमें पहली चीज़ क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर के लिए जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ, आप क्या करो, आप एक
कैलिस टेबल बना लो। अब ये क्या अंडर एडिशन बनेगा मॉडुलो 10। तो ऐड करना शुरू करो, 0 को ऐड करोगे तो सेम आ जाएगा, 2 को ऐड करा 2 4 6 8, और जैसे 10 हुआ तो रिमाइंडर 0 आ गया, फिर 4 6 8 10 करते ही 0 और 12 करते ही 2, 6 से करो तो 6 8 2 4 6, देन 8 से करोगे तो 8 0 8 0 2 4 6, ठीक है। ऊपर देखिए 6 आया था, फिर 8, फिर 10 में 0 आना था, अच्छा सॉरी, फिर 6 + 6 2 आना था और यहाँ 4 आना था। तो देखो ये आपने टेबल बना ली। अब इसमें सारे एलिमेंट जो हैं वो आपके रिंग आर से ही आ रहे हैं, मतलब आर सेट से आ रहे हैं। सो दिस इम्प्लाइज ए एडिशन मॉडुलो 10 बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ आर क्या है, आर ये आपका ये सेट है, ठीक है ना, आर 0 2 4 6 8 है। तो मैं जब भी ए बी आर से ले रहा हूँ और उनका एडिशन मॉडुलो कर रहा हूँ 10, तो मुझे एलिमेंट जो है बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद उसी सेट में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब आर इज क्लोज्ड अंडर एडिशन मॉडुलो 10। सो एसोसिएटिविटी हम मोस्टली नहीं करते हैं, तो एसोसिएटिविटी जो है वो क्योंकि इनहेरिटेड होती है, इनको कैसे भी ऐड कर लो, ग्रुपिंग चेंज करके आपको सेम रिजल्ट ही मिलेगा मॉडुलो 10 लगाने के बाद। एसोसिएटिविटी इज अगेन इनहेरिटेड फ्रॉम जेड अंडर एडिशन, ठीक है। फिर आपके पास चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर एडिशन मॉडुलो 10, तो आइडेंटिटी क्या होगा, 0 एलिमेंट होगा, 0 को किसी में भी ऐड कर लो, और लास्ट आपके पास डी इनवर्स। सो हम एडिटिव इनवर्स की बात कर रहे हैं, तो जैसे कि यहाँ एलिमेंट है और उसका इनवर्स यहाँ है, तो देख लेते हैं 0 का इनवर्स तो 0 ही होगा, 0 को 0 में ऐड करोगे तो 0 मिलेगा। अब 2 को किस में ऐड करने पे हमें 0 मिल रहा है, 2 को देखो यहीं से पता लग जाएगा क्योंकि 0 यहाँ आ रहा है। जब मैंने 2 को 8 से ऐड करा तो 0 आया, तो इसका मतलब 2 का एडिटिव इनवर्स 8 है, ठीक है। इस तरह से बनेगा ये, 2 का 8 हो गया, फिर 4 का 6 हो जाएगा, है ना। मतलब 4 में क्या ऐड करूँगे, 0 मिल जाए मॉडुलो 10 लगाने के बाद, देन 6 का 4 हो जाएगा, 8 का 2 हो जाएगा, और सारे एलिमेंट कवर हो गए। तो यहाँ पे हमारे पास सबका इन्वर्स भी है। और कम्यूटेटिविटी, बट कम्यूटेटिविटी जो यहाँ पे है वो अबिलियन ग्रुप अंदर फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन की बात हो रही है, तो यहाँ मेंशन भी कर देना क्या है, पिछले वाली स्लाइड में भी कर देना जो पिछला क्वेश्चन करा था, मॉडुलो 10 में हो रही है। तो आप a + b कर लो या फिर b + a कर लो, तो ये हमेशा सेम रिजल्ट देगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, एंड सो दिस कम्स फ्रॉम कैलिस टेबल अगेन। तो कैलिस टेबल बहुत ज़्यादा आप रिफ़र कर सकते हो अपने सारे के सारे प्रूफ में, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा अबिलियन ग्रुप प्रूफ हुआ है अंडर फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, जो सेकंड बाइनरी ऑपरेशन होता है उसकी रेस्पेक्ट में आर को मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 में हमें सेमी ग्रुप दिखाना होता है, ठीक है। तो सेमी ग्रुप दिखाने के लिए फर्स्ट प्रॉपर्टीज में फिर क्या आ जाएगी, क्लोजर। अब हम सेकंड बाइनरी ऑपरेशन की रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो अगेन आप कैलिस टेबल बनाओगे 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8। अब यहाँ बाइनरी ऑपरेशन चेंज हो गया, मल्टीप्लिकेशन आ गया। अब आप क्या करोगे, इसमें मल्टीप्लाई करना शुरू, तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो सारे 0 ही आने वाले हैं, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो तो 0 4 8 2 16 आएगा, तो 16 का मॉडुलो 10 6 हो जाएगा। फिर 4 से मल्टीप्लाई करा 4 8 16 का 6 24 का 4 और 32 का 2, फिर 6 से दोबारा मल्टीप्लाई करो 6 12 24 36 का 6 आ गया और 48 का 8 आ गया। फिर 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 से 0 16 का 2 6 24 का 4 8 एंड 4, ये 2 आना था, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये देखा कि जब भी मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंडर मॉडुलो 10 लगाने के बाद, तो ये हमेशा कहाँ बिलोंग कर रहा है, आपका आर में ही बिलोंग कर रहा है। मतलब आर क्या है आपका, 0 2 4 6 8 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, सो दिस इम्प्लाइज आर इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ तक आपकी होल्ड कर रही है।
फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है आपके पास, नेक्स्ट होती है आपकी बी एसोसिएटिविटी। तो अगेन आप लिख सकते हो एसोसिएटिविटी होल्ड्स या फिर इनहेरिटेड इज इनहेरिटेड। कहाँ से होगा ये, क्योंकि सारे इंटीजर्स ही तो हैं, तो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन से इनहेरिटेड है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका सेमी ग्रुप प्रूव हो गया। तो आर अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 इज अ सेमी ग्रुप। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी भी देख लेते हैं। तो अगेन इसमें भी जो है ना वो होल्ड कर जाएगी आपकी, बिकॉज वो इंटीजर्स ही हैं। तो अगर मैं इस तरह से करूँ ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 बी मॉडुलो 10 सी, तो ये किसके इक्वल होगा, जैसे आप करते आए हो ए बी फिर प्लस ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 सी, और ये सबके लिए होल्ड करेगा ए बी सी बिलोंग्स टू आर। सिमिलरली राइट हैंड साइड से कर लो डिस्ट्रीब्यूटिविटी, तो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 ए, तो बी मल्टीप्लिकेशन फिर प्लस सी, एंड दिस अगेन होल्ड फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये कैसे आ रही है, ये ना एक्चुअल में अगर आप देखो, आप इसको ना नॉर्मल मल्टीप्लाई करो, नॉर्मल ऐड करो, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करो और फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करो। ठीक है, तो जो भी रिजल्ट आएगा ना वो सेम आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इंटीजर्स में डिस्ट्रीब्यूटिविटी होल्ड करती है और ए बी सी सारे एक्चुअल में इंटीजर्स ही हैं। 0 2 4 6 8 ये इंटीजर्स ही तो होते हैं। और फिर जब जो भी रिजल्ट आया, मान लो आपका रिजल्ट आया m, जब आप m पे मॉडुलो 10 अप्लाई करोगे ना, तो आपका रिमाइंडर दोनों का, लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड का सेम आएगा, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिविटी यहाँ होल्ड करेगी। तो यहाँ तक आपका हैंस लिख सकते हो आप आर अंडर एडिशन मॉडुलो 10 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 इज एन इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, यहाँ तक ये इंटीग्रल डोमेन बन गया है। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, नेक्स्ट आप क्योंकि इंटीग्रल डोमेन प्रूफ करना चाहते हो तो अब आपको कम्यूटेटिविटी और यूनिटी भी चाहिए, और कम्यूटेटिविटी अब सेकंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में चाहिए। तो ये फोर्थ पार्ट आ गया यहाँ पर, मतलब कम्यूटेटिविटी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10। तो ये होल्ड करेगा, तो ये फॉलो करता है, फॉलोज फ्रॉम कैलिस टेबल। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 वाली होती, तो उसका नाम दे दो मल्टीप्लिकेशन, जो ये ग्रीन वाली टेबल है इसको स्टार मान लेते हैं, तो ये यहाँ से होल्ड करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको स्टार लिख दो बस। ठीक है, कम्यूटेटिविटी भी होल्ड कर गई। देन नेक्स्ट है आपके पास यूनिटी। सो यूनिटी का मतलब ये है कौन सा ऐसा एलिमेंट, अब इसमें 1 तो दिख ही नहीं रहा, तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसको किसी से भी मल्टीप्लाई करूँ तो सेम एलिमेंट देगा। तो ज़रा आप इसमें 6 पे फोकस करो। तो 6 को मैं जिससे भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 6 को मैंने देखो 2 से मल्टीप्लाई करा, तो सबसे पहले तो 0 करो, 0 से मल्टीप्लाई करा तो 0 ही आ गया, फिर 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 फिक्स हो गया। ठीक है, मतलब आइडेंटिटी क्या करती है, जिससे भी मल्टीप्लाई करे उसको चेंज नहीं कर पाती। तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो 4 ही आ गया, 6 4 को भी नहीं चेंज कर पाया, फिर 6 को 6 से करा तो 6 ही आ गया, फिर 6 को 8 से करा तो फिर से 8 आ गया। इसका मतलब क्या हो रहा है, समझ आ रहा है, इसका ना 6 यहाँ पे यूनिटी है, मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है ना, मतलब कि आपने ये करा 0 इंटू मतलब मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 6, तो आपको 0 ही मिलेगा। चलो यहाँ तो फिर 2 को जब मैंने 6 से करा तो 12 आएगा, और जब मैं इस पर रिमाइंडर लगाऊंगा 10 से डिवाइड करने के बाद, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। फिर 4 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 6, तो 24 आया, तो ये फिर इसमें रिमाइंडर 4 आएगा जब मैं 10 से डिवाइड करूँगा। इसी तरह 6 को कर लो, 36 आएगा, तो रिमाइंडर फिर से 6 आएगा, फिर 8 को 6 से मल्टीप्लाई करा तो 48, तो रिमाइंडर 8 आया। तो यहाँ पे जो 6 है ना, ये एक तरह से आइडेंटिटी बन गया, इससे जो भी एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहा है ना वो सेम आ रहा है दोबारा से। देखो ये सारे एलिमेंट 6 से मल्टीप्लाई हो गए, वापस से यही आ गए। तो देख रहे हो यहाँ पे कितना अजीब सा हो गया कि आपकी जो यूनिटी है ना वो आपकी 6 बन गई।
यहाँ मोस्टली जब भी हम Z5 Z7 कुछ भी लेते थे तो Z6 या रिंग बनाने के लिए, तो उसमें यूनिटी हमेशा 1 आती थी सब में, बट इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। इसमें यूनिटी 6 आ रही है, तो इसके बाद यूनिटी एलिमेंट है। इतना तो क्लियर हो गया ना हमें। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, जीरो डिवाइजर देखना है। कम्यूटेटिविटी हो गई, यूनिटी भी हो गई, क्या इसमें जीरो डिवाइजर है? जीरो डिवाइजर क्या होता है, कोई किन्हीं भी दो नॉन जीरो को मल्टीप्लाई करके क्या जीरो मिल रहा है? तो आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, नॉन जीरो एलिमेंट यहाँ है और नॉन जीरो एलिमेंट यहाँ है, इन दोनों का आपने मल्टीप्लाई करा है। क्या मल्टीप्लाई करने पे हमें कहीं भी जीरो मिल रहा है? तो कहीं भी जीरो नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब नॉन जीरो को मल्टीप्लाई करके हमें कभी भी जीरो नहीं मिलेगा। सो दिस इम्प्लाइज 6, नो जीरो डिवाइजर, क्योंकि ए नॉन ज़ीरो लिया, बी भी नॉन ज़ीरो लिया, और जब हमने ए मल्टीप्लाई मॉडलो 10 बी करा तो वो भी नॉन ज़ीरो ही आ रहा है। सो दिस इम्प्लाइज आर हैज़ नो ज़ीरो डिवाइजर। ठीक है, तो यहाँ तक ये आपका क्वेश्चन पूरा हो गया इंटीग्रल डोमेन प्रूव करने का। सो दिस इज एन इंटीग्रल डोमेन। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि Z8 हमारे पास गिवन है, जो कि रिंग बनती है, उसमें हमें फाइंड ऑल दी यूनिट्स एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये सब फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो एडिटिव इनवर्स की बात हो रही है, तो एडिटिव इनवर्स के लिए या तो आप कैलिस टेबल बना लो, सिंपल तरीके से कर लो कि आप कौन से एलिमेंट में क्या ऐड करोगे कि जीरो आ जाए, है ना, क्योंकि आइडेंटिटी हमें पता है, आइडेंटिटी इसमें क्या बनती है, जीरो, और यूनिटी क्या होती है इसमें, यूनिटी हमें पता है इसमें 1 होती है। तो एडिटिव इनवर्स निकालना है हमें। एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए हमें किसी भी एलिमेंट में कोई सा एलिमेंट भी उठाओ और उसमें कुछ नया एलिमेंट ऐड करो, इसी का होना चाहिए वो, तो आपको जीरो मिलना चाहिए। तो एडिटिव इनवर्स, ठीक है, तो जीरो में तो जीरो ही ऐड करोगे, और ये कहाँ चलेगा, एडिशन मॉडलो क्या चलेगा, 8 चलेगा, तो जीरो ही आएगा। देन नेक्स्ट, तो 1 में क्या ऐड करोगे क्या आपको जीरो मिले, तो 1 में ऑब्वियसली 7 ऐड करोगे तो जीरो मिले, तो ये 1 का एडिटिव इनवर्स 7 हो गया। नेक्स्ट 2, तो 6 ऐड करोगे, 3 में 5 ऐड करोगे तभी जीरो आएगा, क्योंकि हम रिमाइंडर बना रहे हैं यहाँ पे, याद रखना। फिर 4 में आप 4 ही ऐड करोगे तभी जीरो आएगा। देन 5 में तो ऊपर ऑलरेडी जो 3 का 5 है तो 5 का 3 होगा, जीरो। देन 6 में 2 ऐड करोगे तो जीरो आएगा। देन 7 में 1 ऐड करोगे तो रिमाइंडर आपका तभी जीरो आएगा। तो इसका मतलब है एडिटिव इनवर्स को ना ऐसे भी लिखते हैं, जीरो का तो एडिटिव इनवर्स जीरो ही हो गया। ठीक है, ये मतलब इनवर्स बना रहे हैं हम। सो एडिटिव इनवर्स में ना माइनस लगता है, तो 1 का एडिटिव इनवर्स मतलब है -1, तो -1 की वैल्यू है 7। ठीक है ना, मतलब 1 का एडिटिव इनवर्स को -1 से डिनोट करोगे आप। ठीक है, अगर हम एडिशन में बात करें, अगर हम मल्टीप्लिकेशन में बात करते तो उसमें पावर -1 लग जाती है, मतलब इनवर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। सो 2 का एडिटिव इनवर्स क्या आ रहा है, 6। 3 का एडिटिव इनवर्स क्या आ रहा है, 5। इसी तरह 4 का एडिटिव इनवर्स 4, 5 का एडिटिव इनवर्स 3 आएगा। और इनवर्स भी देखो सारे के सारे ना उसी में बिलोंग करते हैं, Z8 में, तो ये हो गया। देन 6 का एडिटिव इनवर्स 2, 7 का एडिटिव इनवर्स 1, और 8 तक तो जाते ही नहीं, क्योंकि Z8 में 8 होता ही नहीं है। तो आपने याद रखना है एडिटिव इनवर्स भी उसी सेट में बिलोंग करने चाहिए जिस पर आप काम कर रहे हो। Z8 पे काम कर रहे हो तो इसलिए उसी में आएगा। अब इसमें आ जाता है नेक्स्ट यूनिट्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो उसके लिए मैं सबसे आसान यही बोलता हूँ बच्चों को, आप कैलिस टेबल बना लो, अदरवाइज आप खुद से भी बनाना चाहो तो बना सकते हो। तो फॉर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड यूनिट्स, तो सबसे पहले आपने क्या करनी है, कैलिस टेबल बना लेनी है, तो वहाँ से आपको सीधे सीधे सारे चीज़ें मिल जाएंगी, 4 5 6 7। अब ये बनानी है मल्टीप्लिकेशन में, मॉडलो 8 में। ठीक है, एडिशन में तो आसान होता है, पर मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो लेकिन इसमें दिख सब जाएगा आपको फिर। ठीक है, तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा सब जगह। देन 1 से मल्टीप्लाई करो तो सब जगह सेम एलिमेंट आ जाएंगे। फिर 2 से करो, 0 2 4 6 8 आते 0, 10 आते ही 2, और
12 आते ही 4, तो यहाँ आ जाएगा 6। तो इस तरह से हम क्या बना रहे हैं, रिमाइंडर लिख रहे हैं, सारे के सारे रिमाइंडर हैं ये। मतलब कि मैंने क्या करा है, 2 को मैंने यहाँ 6 से जब मल्टीप्लाई करा तो 12 आया, तो 12 को जब मैं 8 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4, तो 4 लिखा है यहाँ पे। फिर 2 को मैंने 7 से मल्टीप्लाई करा तो 14 आया, तो 14 को जब मैं 8 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, 6। इस तरह से पूरी टेबल कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम उसको यूनिट्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे। सो यहाँ तक हमने कैलिस टेबल बना ली है, ये अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8 है। तो इसमें हमने सिर्फ क्या करा है, मल्टीप्लाई करा है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल से बताता हूँ, 5 को यहाँ मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आएगा, 15। फिर 15 को मैंने 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर यहाँ लिखा है, क्योंकि जब मैं 15 को 8 से डिवाइड करता हूँ तो क्या होता है, मेरे पास रिमाइंडर 7 आता है, तो 7 मैंने यहाँ लिख दिया। तो ये इस तरह से बनती है, इसमें सारे रिमाइंडर लिखे जाते हैं। तो कंफ्यूज मत होना कि एकदम से टेबल कैसे आ गई है। अब हमें निकालना है इसमें यूनिट्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखो निकालना सीख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बार बार मल्टीप्लिकेटिव वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हमने इनवर्स ऊपर अभी निकाला है, वो एडिटिव इनवर्स था, तो वो हम इसके लिए एडिशन यूज़ करते हैं, हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे। तो आपने सिर्फ एडिटिव इनवर्स जैसे निकालोगे तो 0 का तो कोई एडिटिव इनवर्स नहीं हो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता, तो जितने भी होंगे वो 1 2 3 4 5 6 7 के ही होंगे। अब देखते हैं क्या सब कि किस किस के इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब कि किसको किससे मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 1 आ रहा है। तो 1 को तो 1 से, अब देखो 1 1 कहाँ आ रहा है, 1 एक तो यहाँ आ रहा है, तो 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। अब 2 वाले में कहीं पे भी 1 नहीं आ रहा है, मतलब 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाए। तो देखो इसको मैंने मॉडुलो 8 मल्टीप्लाई करा तो 1 आ गया, 2 को मिल नहीं रहा तो 3 में 1 आ रहा है यहाँ पे, तो इसलिए 3 में अगर 1 आ रहा है तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे ही आ रहा है 1, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे, क्योंकि 9 आएगा तो 9 को जब 8 से डिवाइड करोगे तो 1, तो इसका मतलब 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3 है, 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 है। फिर 4 वाली रो में देखो कहीं पे भी 1 नहीं आ रहा है। फिर 5 में 1 आ रहा है तो वो यहाँ आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, यहाँ पे है, वो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है। तो 5 को मैं मतलब यहाँ से सीधा सीधा दिख जाता है, आपको एक एक इंटीजर को मल्टीप्लाई करके चेक नहीं करना पड़ता, और कोई स्किप भी नहीं होता, कभी कभी ना स्किप हो जाते हैं, तो वहाँ दिक्कत आती है। अब 6 वाले में कहीं पे भी 1 नहीं आ रहा है, 7 वाले में 1 आ रहा है, तो 7 को जब 7 से करा तब आया वो। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास आ गए हैं, इन्होंने यही पूछे थे, मतलब कि 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 है, 2 का कोई नहीं है, 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3 है, 4 का भी नहीं है, 5 का है, तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5 है, और 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 7 है। उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट क्या पूछा था, यूनिट्स पूछे थे। यूनिट्स, तो यूनिट्स क्या होते हैं, यूनिट्स वही होते हैं जिसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी यूनिट्स जो होंगे ना वो वही हैं, मतलब जिनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, मतलब जिसको किसी नए दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करने पे हमें आइडेंटिटी मिल जाए। देखो यहाँ आइडेंटिटी या यूनिटी मिल रही है ना। अंडर मल्टीप्लिकेशन है ये आइडेंटिटी 1, और एडिशन में आइडेंटिटी क्या होती है 0, और जो मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिटी। तो यूनिट्स क्या बने आपके 1 3 5 और 7। तो ये आपके सारे कौन से एलिमेंट हैं, वो है यूनिट्स एलिमेंट। तो यही पूछा गया था, फाइंड ऑल यूनिट्स। तो यूनिट्स जो है अंदर हमेशा मल्टीप्लिकेशन ही ढूंढे जाते हैं। एडिटिव इनवर्स मैंने आपको यहाँ निकाल के दिखा दिए हैं, ठीक है। और लास्ट था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी मैंने यहाँ निकाल के आपको दिखाए हैं, ठीक है। अगर आप बिना टेबल बना के करना चाहो तो बिना टेबल बना के भी कर सकते हो। अगर आपको सारे एलिमेंट अपने फिंगर्स पर चेक करने आ रहे हैं, आपकी टेबल मतलब अच्छी है बहुत, टेबल को आप मल्टीप्लाई ईजिली कर लेते हो तो ईजिली कर लो, वरना आप टेबल बना लोगे तो कोई सी भी चीज़ स्किप नहीं होगी। टेबल बनाने का वह यही फ़ायदा है। सो नेक्स्ट है हमारे पास R0369। तो ये भी पिछले वाले जैसा ही है, जिसमें R में हमने 0 2 4 6 8 लिया था। तो इसमें भी आप सारी चीज़ें बताना करके, ठीक है। अब मैं पूरी चीज़ें नहीं करके बता रहा। इसे इंटीग्रल डोमेन अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले को R अंडर एडिशन मॉडुलो 12 करोगे, उसको क्या प्रूफ करोगे, अबिलियन ग्रुप। तो अबिलियन ग्रुप प्रूफ करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाओगे, ठीक
ठीक है, तो ये फर्स्ट है, इसमें आप क्लोजर दिखाओगे, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, देन इनवर्स और लास्ट में कम्यूटेटिविटी। तो क्लोजर के लिए आप क्या करोगे, कैलिस टेबल बना के दिखाओगे, ठीक है। और किस में बनाओगे, वो बनाओगे एडिशन मॉडुलो 12 में बनाओगे। एसोसिएटिविटी इनहेरिटेड होती है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है इसमें, 0 होता है, और इनवर्स मतलब हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। फॉर एग्जांपल किसको किस में ऐड करने पे 0 मिल जाए, तो 0 को तो 0 में ऐड करोगे, 3 को किस में ऐड करोगे, तो 3 का जो इनवर्स मतलब 0 का इनवर्स तो 0 है, 3 का इनवर्स मतलब इसको -3 से दिखाते हैं, तो 3 का एडिटिव इनवर्स है 9, देन 6 का एडिटिव इनवर्स 6 है, और 9 का एडिटिव इनवर्स 3 है, तो ये इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गया, कम्यूटेटिविटी भी इसमें होल्ड करेगी। तो ये हो गया। उसके बाद आप नेक्स्ट क्या दिखाते हो, आर अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 12 क्या होगा, वो एक सेमी ग्रुप बनेगा। तो उसमें आप क्लोजर में क्या करते हो, तो क्लोजर कर लेते हैं क्योंकि जीरो डिवाइजर भी इसी टेबल से मिलते हैं हमें। तो हम मल्टीप्लिकेशन वाली टेबल बना के मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे बनेगी वो। तो इसमें क्या क्या एलिमेंट है, 0 3 6 9, ओनली 4 एलिमेंट्स हैं। तो करते हैं इनको मल्टीप्लाई जल्दी से, अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 12। तो 0 से मल्टीप्लाई करा, फिर 3 से करा, 18 को जब आपने 12 मॉडुलो करा तो क्या आएगा 6, एंड 27 में मॉडुलो करा तो 12, तो 12 करा तो 3, ठीक है। फिर 6 से मल्टीप्लाई करो, 18 आया तो दोबारा से आपके पास आ जाएगा 6, 36 में आ जाएगा 0, 6 एंड 9 54 में आ जाएगा 6, ठीक है। तो 18 में आपने जब 12 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर 6 ही आएगा, तो इसमें 6 ही आ रहे हैं दोनों में। फिर 9 से करो मल्टीप्लाई तो 0, 27 करो तो 3, ये 6 आ जाएगा। अब 81 आ रहा है, 81 को जब आप 12 से करोगे तो क्या आएगा 9 आएगा, ठीक है। तो ये रिमाइंडर आ गया, आपकी रिमाइंडर टेबल यहाँ बन गई है पूरी, और ये दिखा रही है कि हाँ ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। मतलब कि ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 12 बी कर रहे हो तो वो हमेशा आर में ही बिलोंग कर रहा है, और आर यहाँ पे क्या है 0 3 6 9। तो दिस इम्प्लाइज क्लोज्ड, मतलब आर इज क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10। तो ये हो गया। फिर एसोसिएटिविटी अगेन आप बोल दोगे इनहेरिटेड है वो, ठीक है, तो उसमें आपको करने की ज़रूरत नहीं है कुछ, इनहेरिटेड फ्रॉम जेड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो गया आपका सेमी ग्रुप। डिस्ट्रीब्यूटिविटी भी आप जैसे लिख के मैंने बताई है वैसे लिख के बता देना, सब में ऐसे ही सेम चलता है, तो मैं ये नहीं बता रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूटिविटी। अब नेक्स्ट क्या है आपके पास, कम्यूटेटिविटी। सो कम्यूटेटिविटी कहाँ से आ जाती है, कम्यूटेटिविटी आपकी जो है वो कैलिस टेबल से आ गई। तो इस कैलिस टेबल को मैं स्टार बोल रहा हूँ। सो कम्यूटेटिविटी होल्ड्स अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10, तो सी स्टार मतलब कि कैलिस टेबल से आ जाएगा। फिर फिफ्थ प्रॉपर्टी है आपकी यूनिटी। तो यूनिटी इसमें क्या है, चेक करो क्या इसमें यूनिटी है, मतलब कौन सा ऐसा नंबर है जिसको किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो उसको फिक्स कर दे रहा है क्या ऐसा कोई नंबर। तो देखो वो 9 है, जब मैं 9 को 3 से मल्टीप्लाई 0 से भी कर रहा हूँ तो 0 आ रहा है, 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 3, 6 से कर रहा हूँ तो वो 6 ही दे रहा है, 9 से कर रहा हूँ तो 9 दे रहा है। तो यूनिटी इसमें क्या बन गई, तो ये बिल्कुल पीछे वाला जैसा क्वेश्चन था ना वैसा ही, इसमें यूनिटी 9 बन गई है। अब नेक्स्ट है हमारे पास 6। तो 6 में हमें क्या देखना है, हमें देखना है क्या इसमें जीरो डिवाइजर है। हमें चेक क्या करना था, इसमें इंटीग्रल डोमेन अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 12 चेक करना था। तो क्या देखो इसमें तो दो नॉन जीरो को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 0 आ रहा है, तो इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। देखो यहाँ पे 0 आ रहा है क्योंकि 6 को 6 से जब मैंने मल्टीप्लाई करा तो 36 आया, और 36 को जब मैं मॉडुलो करूँगा तो रिमाइंडर 0 ही तो आ रहा है, तो रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब इसके पास जीरो डिवाइजर है। सो आर हैज़ जीरो डिवाइजर। क्यों, क्योंकि जब मैंने 6 को 6 से मल्टीप्लाई करा अंडर मॉडुलो 12 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 12 तो मुझे 0 मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब 6 इज़ अ ज़ीरो डिवाइजर। तो जब हमें कोई चीज़ ऐसी एग्जांपल मिल जाता है जिसमें डिसप्रूव हो रहा है तो उसमें आपको फिर सारी चीज़ें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है,
उसमें आपका जो काम है ना वो सिर्फ और सिर्फ इसी एग्जाम्पल से चल जाएगा कि इसके पास जीरो डिवाइजर है, तो ये इंटीग्रल डोमेन नहीं बनेगा. सो आर अंडर एडिशन मॉडुलो 12 एंड मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 12 इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन. क्योंकि इसके पास जीरो डिवाइजर है. ठीक है, क्या है तो आप और दोबारा से देख लो. 3 से जब करा था तो यहाँ पे कहीं पे भी जीरो नहीं आ रहा था. ठीक है, और फिर हमने नेक्स्ट क्या करा था, नेक्स्ट हमने जो करा था 6 से मल्टीप्लाई करा जब, तो 6 से मल्टीप्लाई करने पे 8, 3 से करा तो 18 को जब हमने रिमाइंडर निकाला तो 6 आया. ठीक है, फिर 6 से 6 को करा तो 36, तो 36 को डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आएगा. 6 को 9 से करा तो 54 तो 6 आया. तो इसलिए यहाँ पे जीरो डिवाइजर मिल गया. तो इसमें आपको ना इतनी सारी ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं है. इतना जब कोई चीज़ डिस्प्रूव हो रही है ना उसमें फिर आपको किसी चीज़ को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है. ये सब क्लोजर ये इनहेरिटेड ये सब दिखाने की ज़रूरत नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी दिखाने की ज़रूरत नहीं है. आप सीधा 6 पॉइंट पे आओ और ये दिखा दो कि इसके पास जीरो डिवाइजर है. तो जिसके पास जीरो डिवाइजर होता है वो इंटीग्रल डोमेन कभी नहीं बनता है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन सिंपल था, इसमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं थी. सो नेक्स्ट है हमारे पास शो दैट इज़ नॉट एन इंटीग्रल डोमेन. ठीक है, ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जीरो डिवाइजर होता है. क्योंकि जब मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा अंडर, क्योंकि ये है Z6 अंडर एडिशन मॉडुलो 6 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6. ठीक है, अब जब मैंने मॉडुलो 6 में मल्टीप्लाई करा तो 6 आएगा, तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 आ गया. तो इसका मतलब 2 नॉन ज़ीरो को मैंने मल्टीप्लाई करा तो उनको मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे 0 आ रहा है. तो इसका मतलब Z6 हैज़ 0 डिवाइजर्स. दोनों के दोनों ही जीरो डिवाइजर बन गए. 2 भी बन गया, 3 भी बन गया. 4 बनेगा क्या? 4 को जब मैं 3 से करता हूँ मल्टीप्लाई, 4 को जब मैं 3 से कर रहा हूँ तो 12 हो रहा है, तो वो 0 देगा. 12 को जब मैं 6 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर 0 आएगा. तो इसलिए 4 भी जीरो डिवाइजर है. ठीक है, इस तरह से हमारे पास इतने सारे जीरो डिवाइजर मिल ही रहे हैं. तो इसका मतलब अगर किसी के पास जीरो डिवाइजर है तो वो इंटीग्रल डोमेन नहीं बन सकता. तो दिस इम्प्लाइज Z6 अंडर एडिशन मॉडुलो 6 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 is not an integral domain. ठीक है, तो ये पिछले वाले जैसे हो गया क्योंकि हमने सीधा जीरो डिवाइजर पे फोकस करा. अगर जीरो डिवाइजर है ना तो वो इंटीग्रल डोमेन बन ही नहीं सकता. तो आप इतना भी करके दिखा दोगे तो आपका प्रूव हो गया. आपको सारे स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है. प्रूफ तब करते हैं जब वो चीज़ एक्चुअल में हो रही है, मतलब इंटीग्रल डोमेन बन रहा है, तो फिर एक एक चीज़ करके दिखानी है. अगर वो एक प्रॉपर्टी भी डिस्कार्ड हो रही है तो वो इंटीग्रल डोमेन नहीं बन रहा है. तो इसलिए ये वाले में आप सिर्फ जीरो डिवाइजर्स की हेल्प से दिखा सकते हो. सो ये मेरा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया, इंटीग्रल डोमेन. आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो. जो मैंने आपको एग्जांपल दिए डिफरेंट और मोस्टली जो है मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन मॉडलों में जो मिलते हैं वहाँ पे ज़्यादा जीरो डिवाइजर वाला कॉन्सेप्ट ईजिली दिखाई देता है. क्योंकि इंटीजर्स और रियल नंबर्स और रैशनल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जीरो डिवाइजर नहीं होते हैं. तो हमें फिर स्पेशल टाइप की रिंग बनानी पड़ती है, लेनी पड़ती है, वहीं से हमारे पास जीरो डिवाइजर दिखाई देते हैं ज़्यादा. ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. फिर तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें. मेरी वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें. सो थैंक यू सो मच.